तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज जो हमारी फिजिक्स की क्लास है इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले है, सब कुछ हम इसे एक ही वन शॉट मैराथन क्लास में आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप इस टेलीग्राम आईडी @target नीति पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं देखो आप। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शंस को देखेंगे कि भाई एसी करंट और जो डीसी करंट है ये क्या होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो एसी वोल्टेज है उसको हम अप्लाई करेंगे ऐसे सर्किट में जहां पर केवल रजिस्टर्ड कनेक्ट हो गई। फिर हम इसके जो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फेजर डायग्राम में, किसके जो अल्टरनेटिंग करंट होता है और वोल्टेज होता है, इसके जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं उसको फेजर डायग्राम में समझेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे उसको। देन हम एसी वोल्टेज को ऐसे सर्किट में अप्लाई करेंगे जहां पर केवल इंडक्टर कनेक्ट हो। भाई इंडक्टर जो हमने कॉइल पढ़ी थी इस प्रकार की सोलेनॉइड वाली, इस प्रकार से केवल जिसमें इंडक्टर कनेक्ट हो वहां पर एसी वोल्टेज का जो सिंबल हमारा ये इस प्रकार से होता है, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो आगे हमारा जो एसी वोल्टेज है उसको ऐसे सर्किट में अप्लाई करेंगे जहां पर केवल कैपेसिटर कनेक्ट हो। ठीक है, फिर देखेंगे कि उसमें उसके जो करंट होता है एसी करंट और वोल्टेज में क्या वहां पर रिलेशन होता है। ठीक है, देन दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो आगे तो हमने क्या किया था, यहाँ पर रजिस्टर में अप्लाई किया एसी वोल्टेज को, फिर इंडक्टर में किया, फिर कैपेसिटर में किया। अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये तीनों एलसीआर सर्किट यानी कि जहां पर इंडक्टर भी कनेक्ट है, कैपेसिटर भी कनेक्ट है और रजिस्टर भी कनेक्ट है, ये आपस में तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, वहां पर एसी वोल्टेज को अप्लाई करके देखेंगे कि अब इसके एसी करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ठीक है, पावर को भी देखने वाले हैं हम इसी सर्किट में और पावर फैक्टर क्या होता है इसको समझेंगे। एलसी ऑक्सीलेशंस एंड ट्रांसफार्मर्स को हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है इसका क्या वेटेज देखने को मिला है। देखो यहाँ पे हमें 2023 की जो शिफ्ट 1 थी वहां पर 2 सवाल देखने को मिले, शिफ्ट 2 में कोई भी सवाल नहीं आया और शिफ्ट 3 में 2 सवाल आए। इसके बाद में 2023 के जो फरवरी वाले एग्जाम थे उनमें 3 से 4 सवाल तक देखने को मिले। यानी कि आप मान सकते हैं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो 2 से 4 नंबर तक ही, ठीक है, आपके यहाँ पर कवर हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से अल्टरनेटिंग करंट की। तो दोस्तों एसी करंट यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो पीरियडिकली चेंजेस करता है अपनी डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पर इस ग्राफ से समझिए। देखो जो हमारा जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर हमारा टाइम का रिप्रेजेंटेशन है और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने एसी करंट का रिप्रेजेंटेशन किया है। अब होता ये है कि जो एसी करंट की जो वेव होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, और आप देखोगे कि जैसे ये π/2 पे पहुंचा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर π/2 से जैसे ही आगे बढ़ रहा है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम होने लगा। ठीक है, और पाई पे पहुंचते ही 0 हो गया, और पाई से जैसे आगे बढ़ा ये नेगेटिव में अब यहाँ पर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो जिसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिला यहाँ पर हमें, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई पॉजिटिव से, और 2π पर फिर 0 हो गया इसका मैग्नीट्यूड और फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये होता क्या है, देखो कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है। इस प्रकार से पीरियडिकली इसकी डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड भी 0 से आप देखोगे कि यहाँ पर π/2 पे मैक्सिमम हुआ, फिर पाई पे 0 हुआ। इस प्रकार से हो क्या रहा है कि पीरियडिकली इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या हो रहा है, चेंजेस होता रहता है इसमें। ठीक है, अब इसके कारण आप इस देखो इस ग्राफ को कि ये कौन सा ग्राफ है, भाई ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, जिसके कारण जो ये एसी करंट की जो वेव फॉर्म होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज जो इसकी डायरेक्शन की बात करें कि एसी करंट की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार से बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्लियर। इंडिया में जो एसी करंट है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है 50 हर्ट्ज की। इसका 50 हर्ट्ज का मतलब यही है यहाँ पर कि ये 1 सेकेंड में 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन में चेंजेस करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस प्रकार से 100 टाइम्स कर लेता है 1 सेकेंड में। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किस प्रकार से, एसी जनरेटर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेटर से। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें कि एसी करंट कौन सा करंट है, तो जो घरों में, ठीक है, होम्स में, इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड होती है वो एक एसी करंट ही है। ठीक है, जो पावर स्टेशन से, जो ट्रांसफार्मर से हमें जो आउटपुट मिलता है ना वो क्या होता है, एसी करंट ही होता है आउटपुट। ठीक है,
अब समझते हैं हम कि डीसी करंट जो हमारा होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, देखो ये अल्टरनेटिंग करंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जबकि हमने देखा है अभी कि जो एसी करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहा है पीरियडिकली। ठीक है, लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। डीसी करंट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज नहीं होता है आइडियल केसेस में। ठीक है, यानी कि डीसी करंट एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है जो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में आगे चलता है और वो अपने मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट मेंटेन रखता है। ठीक है, इस ग्राफ से समझ में आ सकता है आपको यहाँ पर कि ये हमारा एक्स एक्सिस पर टाइम का रिप्रेजेंटेशन है और हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो हमारा डीसी वोल्टेज है या फिर जो हमारा डीसी करंट है उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डीसी करंट है ये एक कांस्टेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट है, उसमें भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियर है ना कि जो डीसी करंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल, यानी कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में आगे चलता है। ठीक है, जो इसका वोल्टेज होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। जो हमारा डीसी करंट है वो हमें कहां देखने को मिलता है, जो बैटरीज में जो करंट होता है ना वो कौन सा करंट है, वो डीसी करंट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो देखने को मिलता है वो एक डीसी करंट होता है। ठीक है, तो जो इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है डीसी जनरेटर्स के द्वारा, बैटरीज के द्वारा, ठीक है, सोलर सेल्स के द्वारा जो यहाँ पर जो करंट मिलता है वो कौन सा करंट है, तो वो एक डीसी करंट होता है। कांस्टेंट उसका डायरेक्शन होती है, कांस्टेंट उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एग्जाम्पल समझ गए इसके कि जो बैटरी होता है, सोलर पैनल्स होते हैं, यहां से हमें कौन सा करंट मिलता है, डीसी करंट। ठीक है, चले आगे। देखो अब हम दोस्तों यहां पर जो हमको इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ठीक है, फेज, इस प्रकार की हम टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे जिनका यहां पर काफी ज्यादा यूजेस देखने को मिलता है। देखो सबसे पहली चीज तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई। देखो एम्पलीट्यूड एक प्रकार की मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो एसी करंट के लिए जो वेवफॉर्म हमने यहाँ पर जो बनाई थी, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू देखने को मिलती थी ना, चाहे वो वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, करंट के लिए भी हो सकता है। अगर ये मान लो करंट के लिए हमारी जैसे एसी करंट की ये वेवफॉर्म है, तो ये हमको जो पीक वैल्यू जो मिल रही है, ठीक है, पॉजिटिव में जो पीक वैल्यू मिल रही है और नेगेटिव में भी पीक वैल्यू, तो इसे हम आई नॉट कह देते हैं। ठीक है, अगर ये एसी हमारा जो करंट है उसकी अगर वेवफॉर्म है तब, तो ये जो पीक वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं हम, पीक वैल्यू ऑफ द जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। वो वोल्टेज के लिए भी हो सकता है और करंट के लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्लियर है। तो एक साइकिल में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका सिंबल होता है, जैसे अगर वोल्टेज के लिए बनाएंगे तो वी नॉट, करंट के लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू देखेंगे एम्पलीट्यूड, तो वो कितना होता है, आई नॉट। ठीक है, यूनिट जैसे वोल्टेज की तो आपको मालूम है कि वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर होती है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखो इसमें आप समझ सकते हैं इस ग्राफ में कि यहां पर जैसे हमारी ये एक साइकिल जो ऐसे जिसमें हमें जो मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है ना, जैसे ये वोल्टेज के लिए है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो हमें यहां पर देखने को मिलता है ये क्या है, वी नॉट, इसे हम कहेंगे जो एम्पलीट्यूड है उस वोल्टेज का। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पर करंट के लिए भी कि एसी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एक साइकिल में वो क्या होती है, आई नॉट होती है, एम्पलीट्यूड होती है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो क्लियर है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज या करंट के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। और सिंबल क्या बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे कैपिटल टी। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो क्लियर है कि जो वेवफॉर्म होती है अगर उसको जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या है, टाइम पीरियड है उसका। ठीक है, तो T इजिकल टू जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए 1/f होता है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है उस वेव की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट की बात करें टाइम पीरियड का सेकंड यूनिट होती है और फ्रीक्वेंसी देखो क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स होता है जी एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में कितने साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट कर रही है उसको नंबर ऑफ जो कंप्लीट साइकिल्स होते हैं उसे को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उस वेवफॉर्म की एसी करंट के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं तो f इजिकल टू 1/t हो जाएगा, क्योंकि हमने टाइम पीरियड पढ़ा था 1/f होता था, तो भाई यहाँ से f इजिकल टू 1/t हो जाएगा। क्लियर है, फार्मूला दोनों फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिंबल स्मॉल f, यूनिट हर्ट्ज। ठीक है, चले आगे दोस्तों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें यहां पर इससे पता लगता है कि कितना फास्ट कोई भी जो वेव फॉर्म है वो साइकिल्स यहां पर कंप्लीट कर रही है रेडियंस पर सेकेंड में। ठीक है, कितने फास्ट वो यहां पर वेव फॉर्म जो है
जो साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ से पता लगता है। कहाँ से? एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? ओमेगा है, और इसको हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड में, और इसको हम ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी कह सकते हैं। जो हमारा स्मॉल एफ क्या है? ये तो फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो 2πf होती है। क्लियर? ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? देखो आगे हम फेज को समझने वाले हैं, फाई, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फेज को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज होने वाला है सबसे ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे ना वोल्टेज और करंट के लिए, अलग अलग सर्किट के लिए, ठीक है, तब इसका सबसे ज्यादा यूजेस होता है। ये फेज क्या होता है भाई? फेज जो है ना, यहां से हमको पता लगता है कि जो वोल्टेज है, करंट है, उसकी क्या पोजीशंस है। ठीक है, यानी कि ये एंगुलर डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स के बीच का। ठीक है, जैसे मान लो हमको यहां पर इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसके रोटेटिंग वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम में, तो जैसे मान लो हमारा वोल्टेज यहां पर है, तो अब इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जो हमारा करंट है ना, वो यहां पर 5 फेज डिफरेंस से वोल्टेज से आगे है कि पीछे है, वो हम यहां से देखेंगे। जैसे मान लो 5 फेज डिफरेंस अगर मान लो हमारा -5 है, ठीक है, ओमेगा टी -5, तो इसका मतलब क्या है? जैसे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस का 5, तो हमको यहां पर जैसे ये वाला, जैसे वोल्टेज के लिए ये वाला हमारा है, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स, तो I के लिए हमारा -5 होने के कारण यहां पर पीछे रहेगा 5 फेज डिफरेंस। जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 5 फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे कुल मिला के वोल्टेज और जो करंट की जो वेवफॉर्म्स होते हैं ना, उसके बीच का एंगुलर डिफरेंस होता है, जहां से हमें पता लगता है कि कोई वेव जो है वो कितने आगे है या पीछे है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें देखेंगे, आप इस इक्वेशन से समझ जाएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में हमको 5 फेज डिफरेंस देखना है कि आगे है पीछे है। तो अगर वोल्टेज के लिए हमारा अगर ये इक्वेशन है, देखो साइन के फंक्शन में क्यों ले रहा है? क्योंकि ये साइन के ग्राफ को फॉलो करता है ना एसी करंट, इसलिए हमने साइन फंक्शन में इसको इक्वेशन को लिखी है। तो ये V0 क्या है, I0 क्या है? तो ये एम्पलीट्यूड है भाई उसका, वोल्टेज और करंट का मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो जब वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, क्या लिखी वोल्टेज के लिए? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जब हमने करंट की इक्वेशन लिखी कि I0 साइन ओमेगा टी प्लस का 5 फेज डिफरेंस, तो देखो यहां पर इसका एंगल क्या था भाई? जो वोल्टेज का एंगल था वो ओमेगा टी था, लेकिन जो करंट का एंगल है वो क्या है? ओमेगा टी प्लस 5। इसका ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? इस 5 फेज डिफरेंस से जो है ना, ये करंट हमारा आगे है, किससे? वोल्टेज से आगे है। ठीक है, जैसे अगर हमारा वोल्टेज यहां पर है कहीं ओमेगा टी जो इसका एंगल से, तो ये जो करंट होगा ना, ये फाई एंगल से इससे आगे होगा। ठीक है, तो ये फाई का जो फेज है ना, फेज एंगुलर जो होता है डिफरेंस वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स के बीच का एंगल होता है, जो हमें यहाँ पर इनके पोजीशंस को बताता है कि आगे है या पीछे है, वो हमको यहाँ से हम पता कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी ये जो चीजें है कि भाई रजिस्टर के जब हम किसी सर्किट में, जैसे मान लो रजिस्टर केवल रजिस्टर कनेक्ट है, तो वहां पर एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस है। ऐसे हम प्योर इंडक्टर में चेक करेंगे, कैपेसिटर में चेक करेंगे, इसको तो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ को समझ लेते हैं पहले। तो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा क्या होता है? दोस्तों जो हमने एसी करंट के लिए इस प्रकार से जो हमने वेवफॉर्म बनाई थी, इसमें यह होता है कि ये एक कंप्लीट साइकिल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना ये वेव, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जितनी डिस्टेंस तय करती है उसे हम लेमडा कहेंगे V/F। ठीक है, लेमडा क्या है? ये जितनी डिस्टेंस कवर करती है एक कंप्लीट साइकिल में, उसे को हम लेमडा कहते हैं V/F। V क्या है? वेव की स्पीड है। ठीक है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी है उस वेव की। क्लियर है दोस्तों? टर्मिनोलॉजी तो हमारी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करने वाले, जो एसी करंट होता है उसकी एवरेज वैल्यू को देखेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में एसी करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है। देखो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है एसी करंट की वो होती है 0। ठीक है, अब इसकी आप डेरिवेशन समझ सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना कि एक कंप्लीट साइकिल में भाई कितना होता है एवरेज वैल्यू, वो होती है 0। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में समझो, अब यहां पर हमने यहाँ पर वोल्टेज एंड जो एसी करंट है दोनों के लिए यहाँ पर इसमें वेवफॉर्म बनाई है। देखो यहाँ पर जो हमारी जो ब्लैक वाली वेव जो आ रही है ना, ये कौन सी है? ये हमारी एसी करंट की जो वेव है, इस प्रकार से 0 से पाई, फिर समझ रहे हो 2 पाई, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, और हमारा जो एसी वोल्टेज है उसके लिए हमने यहाँ पर ये ब्लू वाली जो वेव है ये बनाई है। अब यहाँ पर एक चीज ये देखोगे कि
जो आई नॉट और वी नॉट, हमने इसके बारे में पहली बात कर ली कि एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है एक कंप्लीट साइकिल में, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या है, एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज और हमारा एसी करंट के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जैसे ये साइन का फंक्शन का जो ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज का यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे कि V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट के लिए क्या इक्वेशन बन जाएंगी, I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो, हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो Q बाई टी होता है, तो हम यहाँ से इस Q बाई टी को क्या डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, I इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी क्यू क्या लिख सकते हैं, I इंटू डी टी, ठीक है। तो हमने डी क्यू को I इंटू डी टी लिख दिया, और इस I के जगह पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब यहाँ पर बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो, हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं ना, एक कंप्लीट साइकिल में निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, 0 से लेके t तक का यहाँ पर टाइम पीरियड लिया एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। तो 0 से t तक के हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, और हमारे पास में देखो आई नॉट तो भैया इसको बाहर कर दिया कांस्टेंट को। अब हमारे पास में जो 0 से लेके t तक जो इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, साइन ओमेगा टी डी टी का होगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता क्या है, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉज ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉज थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना है, ओमेगा टी है ना, और हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे में हमको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा इसके अपॉन में, किसका, ओमेगा टी का, ठीक है। तो माइनस का कॉज ओमेगा टी, ये तो इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन अब हमें इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो d बाई डी टी ओमेगा टी, ओमेगा तो भैया हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, और dt बाई डी टी से 1 हो जाएगा ये। तो अपॉन में कितना देखने को मिलेगा, अपॉन में देखने को मिलेगा हमको ओमेगा, ठीक है, माइनस का कॉज ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ये क्या मिला यहाँ पर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंस, ये हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है। लिमिट हमारी 0 से t तक थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा माइनस है, आई नॉट है और ओमेगा है, इसको हमने कर दिया बाहर, और इस ओमेगा की जगह हमने पुट किया 2 पाई बाई टी, ठीक है। और जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है टी 0 से टी तक, हमने क्या किया, इसको पुट किया इसमें, इस स्मॉल टी के जगह पहले कैपिटल टी पुट किया, फिर यहाँ पर 0 पुट किया हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। यह आप इंटीग्रेशन में सीखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि टी से टी कट गया, तो बचा क्या, cos 2 पाई माइनस का cos 0, भाई cos 2 पाई भी 1 होता है, और माइनस cos 0 भी, जो हमारा cos 0 है ये भी 1 होता है, बीच में हमारा माइनस है, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0। इसके वजह से जो हमारा एक Q जो चार्ज है ना इस एसी करंट का, वो हो गया 0। एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही हमारा चार्ज 0 हुआ, तो भैया करंट क्या होता था, Q बाई टी। तो I इजिकल टू Q क्या है, Q तो हो गया हमारा 0, और T जो हमारा है वो क्या है, पूरा फुल साइकिल की कैपिटल T। तो I इजिकल टू कितना मिला हमें, 0। तो जो एवरेज वैल्यू जो मिलती है ना एसी करंट की एक कंप्लीट साइकिल में, वो कितनी मिलती है, 0 मिलती है। क्लियर है, क्यों ऐसा हो रहा भाई, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ कर देता है, साइन वेव कैंसिल कर देता है ईच अदर, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो नेट एवरेज मिलता है ना यहाँ पर फुल साइकिल में, वो 0 मिलता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी करंट की, लेकिन वो निकालने वाले हैं हाफ साइकिल में, ठीक है। हाफ साइकिल में 0 नहीं होता है, आपको याद रखना है कि जो 0 होता है ना एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट, वो होता है फुल साइकिल के लिए 0, लेकिन जैसे हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, यानी कि t/2 पर निकालेंगे अब, कि t/2 पर क्या होता है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट, ठीक है। देखो I इजिकल टू Q बाई टी होता है, और I इजिकल टू इसको क्या लिख सकते हैं, dQ बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें चार्ज dQ कितना मिल जाएगा, I इंटू डी टी। फिर हमने वही जो हमारी I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो हमारी इक्वेशन थी उसको पुट कर दिया इसमें I की वैल्यू की जगह पे, ठीक है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, 0 से t तक एज इट इज जो हमने पहले किया था ना, बस हमको यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी थी हमने, वहां पर 0 से t तक किया था फुल साइकिल के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए ले रहे तो क्या करेंगे, 0 से t/2 तक करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया Q, और अब यहाँ पर वही साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो वो माइनस का कॉज ओमेगा टी अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा टी बाई डी टी से, तो यहाँ पे ओमेगा मिलेगा, जो हमको अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को t/2 से 0 तक पुट कर देंगे भाई।
ठीक है। और जो हमारे ये वाला ओमेगा है उसको तो हम क्या कर रहे हैं 2/t पुट कर रहा है इसमें, ठीक है। उसकी वजह से t से t कट गया, इस 2 से 2 कट गया, cos पाई मिला हमें और माइनस का यहाँ पर cos 0 मिला। cos पाई होता है माइनस का 1, cos 0 होता है कितना, cos 0 होता है यहाँ पर 1 और ये वाला माइनस का चिन्ह है हमारे पास में, तो कितना देखने को मिला -1 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और बाहर माइनस पहले से था एक, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2I0 अपॉन में ओमेगा। क्लियर है, इतना चार्ज देखने को मिला यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए। और फिर हम यहाँ पर इस हाफ साइकिल का जो करंट निकालेंगे तो वो I=Q/T में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। Q की वैल्यू क्या मिली हमें 2I0 अपॉन में ओमेगा, अपॉन में जो ये ओमेगा है, ठीक है, I0 अपॉन में ओमेगा, ठीक है। और अपॉन में हमारे इस t की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी T/2, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे आप क्या 2I0 इस वाले ओमेगा को हमने 2π/t पुट कर दिया यहां पर ये, ठीक है। अब देखोगे कि ये वाला 2 से ये वाला 2 तो कट गया, ठीक है, लेकिन ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2I0 अपॉन में सिर्फ पाई बचेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला t से t ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या 2I0 अपॉन में पाई, ठीक है। ये हमको करंट देखने को मिलता है यहाँ पर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की कितनी मिली 2I0 अपॉन में पाई, ठीक है। और इस 2 अपॉन पाई को हम क्या लिख सकते हैं 0.637, ठीक है। तो इतना यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू देखने को मिलती है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो बस आपको रिजल्ट याद रखना है भाई, इसमें देखो डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, आपको याद रखना है मेन चीज क्या कि अगर फुल साइकिल में हम एसी करंट की एवरेज वैल्यू देखेंगे तो वो हमें फुल साइकिल में 0 देखने को मिलती है। अगर हम हाफ साइकिल में अगर यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालेंगे करंट की तो वो हमें 2I0 अपॉन में पाई देखने को मिलती है, 2I0 अपॉन में पाई, ठीक है। बस ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आगे, ठीक है। देखो रूट मीन स्क्वायर जो होता है ना एसी करंट का वो कितना होता है, रूट मीन स्क्वायर जो होता है वैल्यू ऑफ द एसी करंट, तो ये कितना होता है, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IRMS या फिर आई इफेक्टिव करंट से भी, ठीक है। 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता क्या है, तो जो IRMS जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसे हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट होता है जो डीसी करंट है उसके, ठीक है। यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट का वो वाला पार्ट होता है जो यहाँ पर डीसी करंट के तरह कार्य करता है, या फिर बोल सकते हैं कि डीसी करंट जिस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट देता है ना, वैसे ही यहाँ पर ये हमारा एसी करंट का वो वाला पार्ट है जो हीटिंग इफेक्ट देता है सेम एज इट इज डीसी करंट के जैसे, ठीक है। जैसे ही हम इसको रजिस्टर में लगाएंगे इस एसी करंट को, तो जो हिस्सा वहां पर हीटिंग इफेक्ट देता है उसे हम क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्लियर है, तो वो कितना होता है, वो होता है IRMS = I0 अपॉन में √2, ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर इसको हम यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू अगर इसमें देखेंगे तो वो कितनी हो जाती है 0.707, ठीक है। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है एसी करंट की I0 अपॉन में √2 या फिर 0.707 I0, ठीक है, याद रख सकते हैं 2 वैल्यू, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वोल्टेज के लिए वो कितनी होती है, तो VRMS = V0 अपॉन में √2, ठीक है, एज इट इज सेम है भाई। जैसे हमने करंट के लिए IRMS जो वैल्यू निकाल रहे थे रूट मीन स्क्वायर वो I0 अपॉन में √2 होती थी, ऐसे वोल्टेज के लिए V0 अपॉन में √2 होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर 1/√2 की वैल्यू रख देंगे तो 0.707, ठीक है, V0 मिल जाएगी। क्लियर है, आगे चले। अब मेन चीज आती है जो फेजर्स वाली चीज है, ये हमने देखा था कि भाई फेज क्या होता है, जो हमने फाई देखा था ना, एंगल डिफरेंस बिटवीन द एसी करंट एंड वोल्टेज वाला, वो वाली चीज। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि फेजर डायग्राम किस प्रकार से इनके रोटेटिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो फेजर क्या है, तो फेजर जो है ना ये रोटेटिंग वेक्टर जो होते हैं हमारे एसी करंट और वोल्टेज के लिए, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। किस प्रकार से उनमें कितना एंगल जो डिफरेंस है उसको इसमें रखा जाता है फाई को, ठीक है। और क्या होता है, ये क्या शो करता है, ये मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द साइन वेव यूजिंग अ वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर इसको शो करता है, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके फेज को, ठीक है। तो हम फेजर्स का यूज क्यों करते हैं भाई, तो देखो यहाँ से हमें किसी भी सर्किट के जो एसी सर्किट है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं सिंपलर एंड विजुअल तरीके से, और इजीली सोर्स कर सकते हैं इसके फेज डिफरेंस को बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में। और हेल्प्स करता है दोस्तों ये सॉल्व करने में ऐसी प्रॉब्लम्स को यूजिंग द वेक्टर कॉम्प्लेक्स जो मेथड होती है उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। फेजर कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो हमने पहले ही बात कर चुके थे इस पे,
तो दोस्तों हमने जो फेजर डायग्राम है ना, इसके लिए फेज की पहले ही बात कर ली थी कि जो फेज है होता है हमारा फाई, वो क्या होता है, वो वोल्टेज और जो करंट होता है ना उनके बीच का एंगल होता है, ठीक है, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें क्या होता है, अलग अलग सर्किट में चेक करना होता है कि इस फाई की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, रजिस्टर वाले सर्किट में भी देखेंगे और इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट में देखेंगे कि इसमें इनका फेज डिफरेंस जो है वो कितना होता है, ठीक है। लेकिन देखो जो रजिस्टर वाला सर्किट होता है ना, जहां पर केवल रजिस्टर कनेक्ट है, वहां पर अगर हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ऐसे में इसका जो इक्वेशन बनता है वहां पर V इजिकल टू क्या बनता है, V नॉट साइन ओमेगा टी और I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो दोनों का एंगल क्या है, ओमेगा टी है, ठीक है। तो ऐसे में होता ये है, जब हम इसका रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्टेज का, ठीक है, ये ओमेगा टी के साथ में है, ठीक है। और तो यहां पर हमारा जो करंट का होगा ना, देखो इस इक्वेशन में देखो V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट के लिए क्या है, I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ऐसे में करंट भी हमारा इसी फेज में होगा, ठीक है। मतलब इसमें यहाँ पर फाई इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। अलग अलग हम क्या करेंगे, सर्किट में इसको चेक करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने बात करी कि रजिस्टर में क्या होता है, अगर रजिस्टर कनेक्ट है किसी सर्किट में, वहां पर हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में होते हैं, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। जो अगर प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में अगर हम यहाँ पर एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो करंट होता है ना वो π/2 यानी कि 90 डिग्री से वोल्टेज से वो पीछे होता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से कि अगर वोल्टेज हमारा यहाँ पर ओमेगा टी के साथ में है, एंगल के साथ में है, तो जो हमारा करंट है वो π/2, ठीक है, यानी कि ये देखो 90 डिग्री के साथ में क्या है, करंट हमारा इस वोल्टेज से क्या है, पीछे है भाई, लैग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो अगर प्योर कैपेसिटर वाले जब हम सर्किट में देखेंगे ना, तो वहां क्या होता है, जो हमारा आई यानी करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से अहेड होता है, आगे होता है। तो अगर मान लो हमारा जो ओमेगा टी एंगल के साथ में वोल्टेज हमारा यहाँ पर है, तो जो करंट होगा वो 90 डिग्री के साथ में क्या होता है, आगे होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर रोटेटिंग वेक्टर करंट के लिए कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री आगे हो जाएगा इस वोल्टेज से, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सर्किट में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका फेज डायग्राम का। ये किसके लिए है भाई, देखो यहाँ पर देखोगे कि ओमेगा टी के साथ में जो हमारा वोल्टेज है और करंट भी यहीं पर सेम फेज में है, यानी कि यहाँ पे फाई इजिकल टू 0 है। तो ये हमारा रजिस्टर वाले सर्किट में इस प्रकार से फेज डायग्राम बनता है, ठीक है। कुल मिला के फेज डायग्राम में हमें यहाँ पर फेज यानी कि फाई की वैल्यू देखनी होती है। इससे हमें पता लगता है कि करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आगे है या पीछे है, ठीक है, उस फाई एंगल के साथ में, ठीक है। तो अभी देखो हम सबसे पहले तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं किसकी, अगर हम एसी वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं ऐसे सर्किट में जिसमें केवल रजिस्टर कनेक्ट है, फिर हमें यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, हम यहाँ पर इस फेज जो हमारा डायग्राम है इसमें समझेंगे और उसके रिलेशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये एक ऐसा सर्किट है जहां पर केवल रजिस्टर कनेक्ट है और जिसमें हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो इसका फेज हमें यहाँ पर डायग्राम देखने को मिलता है ना, देखो यहाँ पर इस वेव फॉर्म वाले डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइन फंक्शन के साथ में जो इसकी ग्राफ बनती है इस प्रकार से, देखो तो इसमें जो हमारी वोल्टेज और करंट दोनों सेम क्या हो रहा है, इनका यहाँ पर सेम यहाँ पे चल रहा है, सेम एंगल के साथ में। तो ऐसे में हमारा क्या हो रहा है कि जो इनका फेज जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पर सेम फेज में बनेगा, हमारा वोल्टेज भी यहाँ पर इसी ओमेगा टी एंगल के साथ में सेम फेज में और करंट भी हमारा यहाँ पर इसी ओमेगा टी एंगल के साथ में सेम फेज में। क्लियर है कि इस प्रकार से जो हमारा रजिस्टर वाला अगर कोई जिसमें केवल रजिस्टर कनेक्ट है ऐसे सर्किट में जो एसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिला कि दोनों ही सेम फेज में होता है, यानी कि इनका फाई जो फेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएंगी, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट के लिए क्या बन जाएंगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। तो यहाँ पे फाई फेज कितना है, 0 है। क्लियर है। तो दोनों ही V और I हमें सेम फेज में देखने को मिले। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख ली, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमने जैसे इसको बोथ साइड यहाँ पर R से क्या किया, डिवाइड किया, तो V अपॉन R क्या होता है भाई, ओम लॉ तो पढ़ा था हमने कि I इजिकल टू वी अपॉन आर होता था, ठीक है। तो V अपॉन आर को हमने क्या पुट कर दिया, I, और V नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा, I नॉट, ठीक है। I नॉट क्या है, I नॉट हमारा यहाँ पर मैक्सिमम या पीक वैल्यू होती है किसी भी एक साइकिल में, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जहाँ पे हाईएस्ट होता है।
तो यहाँ पर I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गई हमारी करंट की इक्वेशन। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन से V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर इनका फेज क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऐसे में ये दोनों V और I क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। क्लियर है इस डायग्राम से, दोनों ही सेम फेज में है। यहाँ पे V भी हमारा यहीं पे और यहीं पे हमारा करंट भी है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर किसमें, ऐसा सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर कनेक्ट है। क्लियर है बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि यहाँ पर इसका जो फेज है वो डिफरेंस हमें 0 देखने को मिलता है, जिसके कारण V और I हमारा यहाँ पर सेम फेज में होते हैं। अब हम दोस्तों इंडक्टर वाले ऐसे सर्किट में देखेंगे जहाँ पर केवल इंडक्टर कनेक्ट है, उसमें AC वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा इंडक्टर L यहाँ पर कनेक्ट है और इस सर्किट में हमने जैसे ही AC वोल्टेज को अप्लाई किया तो हमने अभी पढ़ा था भाई कि इसमें होता क्या, अगर इंडक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो करंट होता है ना वोल्टेज के मुकाबले, ये क्या होता है π/2 एंगल। अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पर है ओमेगा टी एंगल के साथ में, तो जो करंट होगा ना वो यहाँ पर π/2, ठीक है, π/2 एंगल के साथ में, मतलब π/2 फेज के साथ में क्या होता है, पीछे होता है कौन, करंट, ठीक है। तो इसके कारण देखो यहाँ पे इक्वेशन से जो इसकी इक्वेशन बनेगी V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए क्या बन जाएगी I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। यहाँ पे फेज कितना है, माइनस का π/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट पीछे होता है किससे, वोल्टेज से, माइनस के π/2 एंगल से, ठीक है। तो क्लियर है ना कि यहाँ पर जैसे ही हम AC वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी प्योर इंडक्टर में, तो हमें यहाँ पर करंट जो है पीछे यानी कि लैग्स नजर आता है वोल्टेज से, कितने एंगल्स के साथ में, π/2, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। क्यों भाई, बिकॉज इंडक्टर जो है वो रजिस्ट करता है यहाँ पर चेंजेस इन करंट, ठीक है। तो करंट का जो चेंज होता है ना उसको रजिस्ट करता है कौन, इंडक्टर, जिसके कारण यहाँ पर करंट हमारा पीछे हो जाता है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की। क्लियर है, तो ये इक्वेशन तो आप समझ गए होंगे। V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमारी वोल्टेज की हो गई, और जो हमारा करंट इंडक्टर में जो है, इंडक्टर वाले सर्किट में पीछे होता है कितने एंगल के साथ में, π/2 के साथ में, तो इसके कारण इसकी इक्वेशन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इनके बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया कि करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री या π/2 रेडियंस के साथ में, ठीक है। किसमें, जब हमारा केवल इंडक्टर कनेक्ट है उस सर्किट में, ठीक। तो जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस वाले में हम रजिस्टर जो रेजिस्टेंस पढ़ते थे क्या, R, तो यहाँ पर क्या होता है इस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसे हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये XL कितना होता है, ये होता है ओमेगा L, ठीक है। और जो पीक करंट यानी कि जो I0 होता है वो क्या होता है यहाँ पर, इसके लिए पीक करंट, जैसे हमारा रजिस्टर में क्या होता था, I इजिकल टू V/R होता था ना, तो यहाँ पर I0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर I0 हो जाएगा हमारा V0 अपॉन में XL, ठीक है। XL भाई ये R की सेम टू सेम है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस पढ़ते थे, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इस वाले सर्किट में इंडक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये I0 V0 अपॉन में XL हो जाएगा, और XL की जगह हम ओमेगा L पुट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर I0 क्या मिल जाएगा, V0 अपॉन में ओमेगा L भी मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। डायग्राम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इसमें कि हमारा जो वोल्टेज अगर ये मान लो ओमेगा टी एंगल के साथ में है, तो जहां पर ऐसे सर्किट में अगर इंडक्टर केवल कनेक्ट है तो जो करंट होता है ना वो यहाँ पर 90 डिग्री से क्या होता है, पीछे होता है वोल्टेज से, ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन भी हमने देख ली। तो कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे कि जो अगर प्योर इंडक्टर है हमारा सर्किट, तो वहां पर करंट लैग करता है 90 डिग्री से वोल्टेज के, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, जितनी एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड होती है उतनी ही रिलीज होती है, ठीक है, बाय द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और जो एवरेज पावर होती है इसमें वो 0 होती है, ठीक दोस्तों। अब हम देखो रजिस्टर भी हमने पढ़ लिया, इंडक्टर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर में एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर कनेक्ट है यहाँ पर, और उसमें हमने एसी वोल्टेज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें π/2 एंगल से, ठीक है, π/2 फेज से हमारा जो करंट है ना I, वो आगे होता है, ठीक है। देखो कैसे, जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर होता है, इसके लिए V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें इसका फेज डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इसका फेज डायग्राम इस प्रकार से, अगर मान लो ओमेगा टी हमारा एंगल के साथ में, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो हमारा जो करंट है ना
जो करंट हो जाएगा यहाँ पर आई, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री से अहेड, किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री अहेड होगा, ठीक है, मतलब π/2 आगे होगा। की कॉन्सेप्ट समझ गया कि अगर पेयर कैपेसिटी अगर सर्किट है तो वहां पर करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से, ठीक है, क्लियर है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है ना वो क्या करता है, रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वोल्टेज, ठीक है, तो वो यहाँ पर चेंजेस कर सकता है, कैपेसिटर चेंजेस कर सकता है वोल्टेज में बाय स्टोरिंग और रिलीजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इसके क्या रिजल्ट समझ में आए हमें, देखो वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन बनेगा V = V0 sin ωt, करंट के लिए क्योंकि भाई करंट π/2 रेडियंस से आगे है ना वोल्टेज से, तो ऐसे में इसका इक्वेशन क्या बनेगा, I = I0 sin ωt प्लस π/2, और जो इसका फेज रिलेशनशिप समझ में आ गया कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय द 90 डिग्री, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ पर जो रिएक्टेंस होता है, जिस प्रकार से रजिस्टर में R रेजिस्टेंस होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर वाले सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जिसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और XC होता है 1/ωc, ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना है। तो इसी के लिए I0 क्या हो जाएगा, जैसे हमारा I = V/R होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर I0 = V0 में क्या हो जाएगा, R क्या है यहाँ पर, XC है, ठीक है, XC क्या है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब इस XC को हम क्या 1/ωc पुट कर सकते हैं, अगर XC को मैं 1/ωc पुट कर दूंगा तो I0 क्या बनेगा, I0 बन जाएगा यहाँ पर ωc V0, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का और पीक करंट का, कि इसमें क्या होता है कैपेसिटिव वाले सर्किट में। कंक्लूजन समझ गए कि अगर प्योर कैपेसिटिव है, उसमें अगर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो वहां पर जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज से बाय द 90 डिग्री। इसमें कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, जितनी यहाँ पर एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है उतनी ही रिलीज होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। जो इसमें पावर अल्टरनेट्स होते हैं, यानी कि जो इसके एवरेज पावर होंगी इस सर्किट में, वो क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। इसका फेज डायग्राम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसका जो वोल्टेज है अगर वो ओमेगा टी के साथ में इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो जो इसका करंट होगा ना वो π/2 90 डिग्री अहेड होगा वोल्टेज से, ठीक है, क्लियर। आगे चले तो दोस्तों देखो, अभी तो हमने इंडिविजुअल देखा कि भाई रजिस्टर अगर कनेक्ट है उसमें, इंडक्टेंस अगर कनेक्ट है उसमें, और कैपेसिटर अगर कनेक्ट है तो वहां पर एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था अलग अलग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे एक ही सर्किट में, तो फिर वहां पर देखेंगे कि उस LCR सर्किट में हमें अगर एसी वोल्टेज अप्लाई करना है, फिर वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ये इंडक्टेंस कनेक्ट किया इसमें, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, और देखो रजिस्टर और कैपेसिटर ये तीनों यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है और उसमें एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया। तो फिर यहाँ पर अगर मान लो हमारा जो वोल्टेज है इस सर्किट के लिए V = V0 sin ωt है, तो यहाँ पर इसके लिए करंट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि करंट हमारा किस फेज के साथ में आगे है पीछे है, सेम फेज में है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है यहाँ पर कि जो रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर तो अपोज करेंगे ना करंट का विथ रेजिस्टेंस के साथ में, जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर क्या करता है, करंट को पीछे करता है, ठीक है, अपोज करता है ये भी, ठीक है। तो करंट जो है वोल्टेज से हो जाता है पीछे, और जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, करंट को लीड करता है वोल्टेज से। तो ऐसे में जो यहाँ पर कंबाइन अगर करते हैं तीनों को, अगर देखेंगे आप LCR को, तो यहाँ पर होता यह है कि सर्किट में जो यहाँ पर इसका जो बिहेवियर होता है इस सर्किट का, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ L एंड C पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन पावरफुल है, भाई इंडक्टर हमारा पावरफुल है या कैपेसिटर पावरफुल है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, अल्टीमेटली हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर पर, ठीक है। तो इसमें जो टोटल हमें यहाँ पर अपोजिशन या जो इंपेडेंस देखने को मिलता है ना LCR सर्किट में, ठीक है, तो इस एम्पिडेंस को हमने Z नाम दिया, और वो कितना होता है, ये Z = होता है रूट में R² हमारा रेजिस्टेंस के कारण, और XL - XC का होल स्क्वायर ये हमारा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर के कारण, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर इस पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर कौन इसमें पावरफुल है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो अगर ये बराबर हो जाए, अगर हमारा जो इसकी स्ट्रेंथ है किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो ये आपस में एक दूसरे को इसके जो है कैंसिल कर देते हैं। XL - अगर XC है
तो अगर ये दोनों स्ट्रेंथ बराबर अगर इनकी हो जाए तो ऐसे में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में फिर ये केवल प्योरली एक रेजिस्टेंस जो वाला जो सर्किट होता है उसकी भांति ये कार्य करता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक्सएल हमने पढ़ा था भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टर का, ठीक है, एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल होता है, और एक्सी हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक्सी इजिकल टू 1 ओमेगा सी होता है, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इजिकल टू हमारा एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इजिकल टू 2πf होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली होता ये है कि इन दोनों पर डिपेंड करता है, किस पे, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर की स्ट्रेंथ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करंट कितना देखने को मिलता है सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ हम जैसे ही आई इजिकल टू वी अपन आ रहा हमारा होता था, ठीक है, तो उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें जो करंट मिलता है ना, करंट जो मिलता है वी नॉट अपॉन में जेड साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ठीक है। और अगर हमारा जो है फाई अगर फेज एंगल जो है फाई है तो यहाँ पर हमको जो टेन फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब यहाँ पर ये जरूरी है कि भाई एक्सएल माइनस एक्सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये किसकी भांति करंट हमारा लैग करेगा या लीड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये एक्सएल हमारा मान लो बड़ा हो जाए, ठीक है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो ऐसे में होता यह कि इंडक्टिव सर्किट की भांति कार्य करेगा ये, फिर हमारा करंट लैग करेगा वोल्टेज से। और अगर यहाँ पर अगर ये एक्सी बड़ा हो जाए, अगर एक्सी का मान बड़ा है एक्सएल से, तो ऐसे में ये कैपेसिटिव सर्किट की भांति कार्य करेगा और यहाँ पर करंट लीड करने लगेगा वोल्टेज से, और ये दोनों एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाए, ऐसे में ये एक रेजोनेंट सर्किट की भांति कार्य करता है जिसमें ये सेम फेज में होते हैं करंट और वोल्टेज, ठीक है, इन फेज, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर मान लो भाई हमारा एक्सएल इजिकल टू एक्सी हो जाए, अगर रेजोनेंस सर्किट बन जाए, एलसीआर सर्किट अगर रेजोनेंस हो जाए, फिर तो हमारा एक्सएल इजिकल टू एक्सी रहेगा, और एक्सएल हमें मालूम है कि एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है क्या 1 अपॉन ओमेगा सी, तो हमें ओमेगा एल इजिकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। और ओमेगा नॉट इजिकल टू 1 अपॉन में रूट एल सी, ठीक है, ओमेगा नॉट हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 1 अपॉन में रूट एल सी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा अगर रेजोनेंस सर्किट है तो मतलब ये है इसका कि एक्सएल और एक्सी बराबर थे, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो हमारा जेड था ना रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या था एक्सएल माइनस एक्सी, अब ये तो हो गया भाई जीरो क्योंकि ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा जेड इजिकल टू रूट में आर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा जेड इजिकल टू आर, ठीक है। तो जेड इजिकल टू आर जो हमारा इंपेडेंस हो जाता है ना, वो रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है मिनिमम इंपेडेंस देता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे में होता यह है कि रेजोनेंस सर्किट है तो उसमें करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इंपेडेंस वहां पर क्या है मिनिमम है, और वोल्टेज एंड करंट दोनों ही सेम फेज में हो जाएंगे, ऐसे में फाई इजिकल टू जीरो हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ऐसे में जो वोल्टेज होगा वही फेज में हमारा क्या होगा, हमारा करंट भी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सर्किट क्या होता है प्योरली एक रजिस्टर की भांति कार्य करने लगता है फिर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पावर की बात करें तो इस एलसीआर सर्किट में पावर कितनी होती है, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है इसकी वो होती है पावर P इजिकल टू वी आई, ठीक है। तो अगर इसकी एवरेज पावर हम निकालेंगे इस साइकिल में, तो पूरे साइकिल में अगर इसकी देखेंगे एवरेज पावर कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाती है इसकी P एवरेज पावर बराबरी से वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे इसकी वोल्टेज की, और इसकी जो करंट है उसके लिए भी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे, और कॉज फाई इसका क्या होता है पावर फैक्टर होता है, ठीक है, कॉज फाई क्या होता है पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फाई क्या है फेज, हमारा फेज एंगल है, ठीक है, वो देखेंगे यहाँ पर वी और आई के बीच का, क्लियर है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर जितने भी फार्मूला देखने को मिलेगा भाई कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने देखा था इंडक्टर वाले सर्किट में एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, कैपेसिटिव वाला जो सर्किट था उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या देखा है एक्सी इजिकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इंपेडेंस वाला जो एलसीआर सर्किट था उसमें हमने क्या देखा है जो इंपेडेंस होता था जेड इजिकल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। करंट हमने कितना देखा था यहाँ पर आई इजिकल टू वी नॉट अपॉन में जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फेज एंगल कितना देखा था इस एलसीआर सर्किट का टेन फाइव इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी एफ नॉट इजिकल टू 1 अपॉन में 2 पाई रूट एल सी, और जो एवरेज पावर होती है वो हमने अभी देख लिया यहाँ पर P इजिकल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉज फाई हमारा पावर फैक्टर है, क्लियर है। तो ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख सकते हैं आप। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है।
तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ट्रांसफर कर सकता है एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक, वो भी विथआउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिसके द्वारा ये एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सकता है। भाई क्या होता है, देखो ये मेनली बेस्ड है किस पे, फैराडे लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम एक जो कॉइल में अगर चेंज करेंगे, मान लो कोई प्राइमरी कॉइल है और दूसरी कोई सेकेंडरी कॉइल है, तो एक कॉइल में अगर जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम चेंज करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना, वहां पर एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है उसमें, ठीक है। उसके कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इसमें इस ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो ये तो होते हैं हमारी प्राइमरी कॉइल, दूसरी सेकेंडरी कॉइल, और इसमें होता है सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तीन मेन चीज इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल N1 है ना, ये क्या करती है, इसको तो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इनपुट सोर्स, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स से। जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो डिलीवर करती है ट्रांसफर्ड वोल्टेज को, और सॉफ्ट आयरन कोर तो लिंक करता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द कॉइल एंड इनहेंसेस द इंडक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला तो यहां पर हमें देखने को मिलता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अप और ये डाउन जो है ना, इसको याद रखो कि जो स्टेप अप बोल रहा है तो ये अप वोल्टेज को अप करेगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तो यहां पर जो स्टेप अप है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज को, और स्टेप डाउन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वोल्टेज को। तो होता है ये, देखो जो इसमें ट्रांसफार्मर के लिए हम जो यूज करते हैं कि जो हमारे पास में कॉइल थी ना, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पर ये हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारे पास में इस ट्रांसफार्मर की सॉफ्ट आयरन कोर के साथ में ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो दोस्तों होता है यहाँ पर कि इसमें जो इसका वोल्टेज डिपेंड करता है किस पे, हमारा जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, इसका वोल्टेज V1 है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है V2। तो ये किस पे डिपेंड करेगा वोल्टेज, इसके नंबर ऑफ जो टर्न्स है ना इसमें प्राइमरी कॉइल में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो V1 यहाँ पर डिपेंड करता है किस पे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 पर, और V2 हमारा जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल का वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 पर। जितने अधिक यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, वो उतना ही वोल्टेज उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये फार्मूला देखने को मिलता है N1 अपॉन में N2 इजिकल टू V1 अपॉन में V2, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज करंट जो होता है, देखो करंट जो होता है इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल होता है वोल्टेज का, यानी कि जिस सर्किट या कॉइल में अगर हमारा वोल्टेज अधिक है, ठीक है, वोल्टेज अगर अधिक होगा तो वहां पर हमारा जो करंट होगा ना उसमें वो कम होगा, ठीक है। उसी से हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो N1 अपॉन N2, तो हमें यहाँ पर करंट देखने को मिलता है इसमें I2 अपॉन में I1, ठीक है, क्लियर। और जो इसमें पावर कंजर्वेशन होता है, किसी अगर मान लो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना हम उसमें इनपुट देंगे इनपुट पावर, उतना ही हमें आउटपुट पावर मिलेगा। लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है भाई, ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे एनर्जी लॉस देखने को मिलता ही है। अगर मान लो एनर्जी लॉस, पावर लॉस नहीं हो रहा है तो पावर कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से हमें मिलता है कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं V1 I1 इजिकल टू, वो हमें यहाँ पर उतना ही क्या देखने को मिलेगा, उतना ही आउटपुट देखने को मिलेगा V2 I2, ठीक है। लेकिन ये आइडियल केस तो भाई देखने को मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस देखने को मिलता ही है। अगर एफिशिएंसी की बात करें ट्रांसफार्मर की, तो एफिशिएंसी ईटा इजिकल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू में 100%, ठीक है। तो यहां से इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। लेकिन जो रियल ट्रांसफार्मर होते हैं वहां उसकी इफिशियंसी हमें यूजुअली ग्रेटर देन 95% के आसपास देखने को मिलती है अप्रॉक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस एनर्जी हो जाते हैं, वो उसके बहुत सारे कारण है भाई। क्योंकि देखो कॉपर लॉस, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इन कॉइल में जो होता है रेजिस्टेंस भी होगा उसका कुछ ना कुछ, उसके कारण एनर्जी का लॉस होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थिक कॉपर वायर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पतले कॉपर वायर्स का यूज करना चाहिए। आयरन कोर में लॉस होता है एनर्जी का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट्स इसमें जो है लॉस करते हैं। तो इसके लिए हम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करना चाहिए जिसमें कम यहाँ पर जो है एनर्जी लॉस हो। फ्लक्स लीकेज भी होता है, तो इसके कारण ये है कि भाई इसमें इनकम्प्लीट जो है मैग्नेटिक कपलिंग होती है, जिसके कारण ये फ्लक्स लीकेज देखने को मिलता है। तो इसको अगर कम करना है तो टाइटली बाउंड कॉइल्स का यूज करना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक अगर लॉस हो रहा है, यानी कि जो इंसुलेटिंग हीट हो रही है उसमें भी तो हीटिंग के कारण भी तो वहां पे एनर्जी लॉस होगा, तो उसको कम करने के लिए हाई क्वालिटी इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें एनर्जी लॉस थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, ठीक है।
फिर भी आइडियल ट्रांसफर बनाना तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है इस पूरे चैप्टर को, आगे इसमें समरी दी है आपके रिवीजन के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास, और कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर @target नीति की टेलीग्राम आईडी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।